जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उससे लगातार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो चाहे थ्योरेटिकल रूप में आपसे पूछे जाते हों या फिर उनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपसे पेपर में पूछा जाता है। और यह विलियन इकाई के अणुसंख्य गुण से लिया गया एक भाग है, जिसे परासरण दाब एवं वान हाफ के नियम के आधार पर लिया जाता है। यहाँ पर परासरण दाब एक अणुसंख्य गुण है और उस परासरण दाब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। परासरण दाब कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, अर्थात परासरण में आता है। परासरण में जो भी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, जैसे अर्धपारगम झिल्ली है या परासरण विसरण में अंतर है, या और भी जो चीज़ें हैं जैसे वान हाफ के नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनसे क्या आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनके बारे में और इसकी परासरण दाब के नियमों की जो सीमाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। अंत तक बने रहिए जिससे पूरे टॉपिक को कवर किया जा सके और जो भी समस्याएं आपको इस टॉपिक में उत्पन्न हुई हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं विसरण की ओर। परासरण की प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो विसरण की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो जब किसी भी विलायक को विलेय पदार्थ में घोला जाता है तो एक निश्चित स्थान पर सबसे पहले विलेय की सांद्रता अधिक होती है और वो धीरे धीरे पूरे विलयन में यानी पूरे विलायक में फैल जाती है और समान रूप से वितरित हो जाती है। तो वह स्थिति यानी जब विलेय अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय के कणों का प्रवाह ही विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे हम इत्र की बोतल को रख देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इत्र यानी परफ्यूम की जो बोतल होती है उसमें परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जबकि रूम में उनके कणों की यानी इत्र के कणों की कंसंट्रेशन लो होती है। तो जैसे ही वो बोतल खोली जाती है धीरे धीरे डिफ्यूजन चालू होता है और जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं समान रूप से। इसी प्रक्रिया को ही डिफ्यूजन कहते हैं, यानी फ्लो ऑफ या फ्लोइंग ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो कणों का प्रवाह होता है उसे ही विसरण कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में कि पोटेशियम परमैंगनेट को डाला गया है जल में, धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट समान रूप से पूरे विलयन में वितरित हो जाता है, फैल जाता है, इसे ही विसरण कहते हैं। अब बात करते हैं परासरण की। तो परासरण में क्या होता है? परासरण में जरूरी होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली, जो सेलेक्टिव चीजों को, निश्चित चीजों को, निर्धारित चीजों को ही बाहर निकलने की अनुमति प्रदान करती है, अपने से निकलने की अनुमति प्रदान करती है। तब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से होता है। इस प्रक्रिया को ही परासरण कहते हैं। यानी जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से, जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होता है तो इसे कहते हैं परासरण। अब ये प्रक्रिया जो होती है वो दोनों ओर चलती है, तब तक चलती रहती है जब तक दोनों ओर के विलयनों की सांद्रताएं समान न हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में जहां नेट मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है एरो, यानी आप देख रहे हैं कि कम सांद्रता जो हमारे जिधर हम परासरण लिखे हुए हैं, हमारी थ्योरी लिखी हुई है, उधर सांद्रता कम है जबकि उसके दूसरे साइड में जो सांद्रता है वो अधिक है। तो हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो है मोमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा, यानी नेट मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट पार्ट की ओर होगा। तो यहां आप चित्र में देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट पार्टिकल साइड की ओर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। और ये जो प्रोसेस होती है यानी परासरण प्रक्रिया, ऑस्मोसिस प्रक्रिया, वास्तव में ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये तभी संभव होती है जब अर्धपारगम झिल्ली आपके पास उपस्थित हो। बिना अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से परासरण की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं विसरण और परासरण में अंतर को खोजते हैं कि विसरण और परासरण में अंतर क्या है, उसको जानते हैं, क्योंकि ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम विसरण की बात करते हैं कि इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती और इसमें जो विसरण के कण होते हैं, विसरण में कणों का जो प्रवाह होता है वो सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है और दाब का विसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम विलयन पर किसी भी प्रकार का दाब लगा रहे हैं या उसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में दाब
का काम हो रहा है तो वो विसरण की प्रक्रिया को रोकता नहीं है और ना ही विसरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसी तरह विसरण में विलेय या विलायक के कण जो हैं एक दूसरे के विपरीत प्रवाह होते हैं, यानी विलेय के कण जिधर जाएंगे उसके ठीक विपरीत विलायक के कणों का प्रवाह होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का डिफ्यूजन प्रोसेस में फ्लो होता है। जबकि परासरण के लिए अगर यही अंतर देखे जाए तो परासरण के लिए सदैव अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होगी। विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोसीड। उसी तरीके से परासरण में कणों का जो प्रवाह होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। ये निश्चित रूप से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह जो होता है परासरण में, ये अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से होता है। और दाब डालने पर, अगर हम विलयन में किसी भी प्रकार का दाब डालते हैं तो परासरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है और यही दाब परासरण दाब कहलाता है। तो इसके बारे में भी बाद में चर्चा करते हैं। इस प्रक्रिया में, जो परासरण की प्रक्रिया है, इसमें केवल विलायक के कण ही एक दिशा से दूसरी दिशा यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, जबकि विलेय के कणों में यह प्रवाह नहीं पाया जाता। जबकि विसरण में आप जान रहे हैं कि विलेय और विलायक के कण सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जबकि परासरण में सॉल्वेंट पार्टिकल ही लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करते जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर उसका। आगे बढ़ते हैं। अर्धपारगम झिल्ली क्या है? सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि झिल्ली यानी मेम्ब्रेन क्या होती है। तो ठोस और द्रव की जो परतें होती हैं, चाहे वो एक अणु से मिलकर बनी हो या बहुअणुक से, यानी मल्टी लेयर हो, मल्टी मालिकुलर हो या सिंगल मालिकुलर हो। तो सिंगल मालिकुलर लेयर या मल्टी मालिकुलर लेयर जो स्पेशल प्रॉपर्टीज रखते हैं यानी विशेष गुण रखते हैं, उन्हें ही मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी ठोस और द्रव की एक अणुक अथवा बहुअणुक परत जो विशेषता रखती है, विशेष गुणों को प्रदर्शित करती है, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन कहलाती है। आप देख रहे हैं यहां पर। अब ये अर्धपारगम झिल्ली क्या है? तो वे झिल्लियां जो विलायक के कणों को निकल जाने की अनुमति देती हैं परंतु विलेय के कणों को निकलने की अनुमति नहीं देती। यानी ऐसी झिल्लियां, ऐसी मेम्ब्रेन्स जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को निकल जाने की अनुमति प्रदान करती हैं, जबकि विलेय के पार्टिकल यानी सॉल्यूट पार्टिकल को जाने की अनुमति प्रदान नहीं करती हैं। ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। आप बगल में चित्र देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो विलायक के कण होते हैं उनके कणों का आकार छोटा होता है, जबकि विलेय के कणों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जान सकते हैं कि कणों का आकार बड़ा है, जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो छेद हैं वो छोटे हैं। तो एक तरीके से ये छलनी का काम करता है कि बड़े आकार के कणों को रोक देता है और छोटे कणों के आकार को, या छोटे कणों जिनके आकार छोटे हैं, उनको जाने की अनुमति प्रदान करता है। इसलिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। अब प्राकृतिक रूप से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो हमारे जो प्रत्याशय है या सेलोफोन्स हैं, उनका आवरण, जो उनकी बाहरी लेयर है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन कृत्रिम रूप से कैल्शियम फास्फेट या कॉपर फेरोसाइनाइड को अर्धपारगम झिल्ली की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें जो कॉपर फेरोसाइनाइड है वो सबसे उत्तम अर्धपारगम झिल्ली माना गया है। कृत्रिम रूप से कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली में सबसे जो उत्तम है अर्धपारगम झिल्ली वो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है। क्यों? क्योंकि वो 150 वायुमंडल के दाब को सह सकती है। इतना ज्यादा दाब जो है अगर इस झिल्ली पर डाला जाए तब भी इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सबसे उत्तम अर्धपारगम झिल्ली कृत्रिम रूप में मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने अभी बताया था कि वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है परासरण दाब कहलाता है, जिसे पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए वान हाफ ने कुछ नियमों को सुझाया था जो गैस के नियमों पर आधारित थे, बायल और चार्ल्स के नियमों पर आधारित थे। इसीलिए इन्हें वान हाफ बायल्स के नियम और वान हाफ चार्ल्स के नियम कहते हैं। तो कौन से नियम है? सबसे पहले हम बायल के वान हाफ नियम यानी प्रथम नियम के बारे में चर्चा करते हैं कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब पाई उसमें उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती सी। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, तो फार्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल टू के सी। इसी तरह द्वितीय नियम यानी वान हाफ चार्ल्स के नियम की बात करें तो स्थिर सांद्रता पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप केल्विन ताप T के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती कैपिटल T। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, तो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू के इंटू टी।
जैसे आदर्श गैस समीकरण बनता है वैसे यहां पर विलियन समीकरण बनता है। आदर्श विलियन समीकरण दोनों बायल्स और चार्ल्स के नियमों को मिलाकर बनाया जाता है और वो बनता है पाई वी बराबर NST। n यहां पर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है और s विलियन नियतांक है, विलियन स्थिरांक है। जो कैपिटल T है वो परम ताप है, विलियन का परम ताप। v विलियन का आयतन है और पाई विलियन का परासरण दाब है। अगर हम n बराबर W/m रख ले यानी विलेय के भार बटे विलेय के मोलों की संख्या, तब यहां पर बन जाएगा फार्मूला NV पाई V इज इक्वल टू W/mST। ठीक है, जहां s की वैल्यू आपको पता ही है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो इस फार्मूले की सहायता से और भी जो फार्मूले दिए हैं उनकी सहायता से सवाल लगते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से क्या होता है, परासरण दाब को निकाला जा सकता है, विलयन के अनुभार को ज्ञात किया जा सकता है। ये इनकी उपयोगिता है। जैसे बढ़ते हैं तो अब विलियन हमारे पास, अगर कोई विलियन है, 3 तरीके के विलियन है या विलियन रखे हुए हैं और विलियन के परासरण दाब के आधार पर उनका अगर वर्गीकरण किया जाए तो जब दो विलियनों को किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करके रखते हैं तो ये पाते हैं कि अगर विलियन प्रवाहित नहीं हो रहा, दोनों ओर जो विलयन का प्रवाह है वो रुका हुआ है किसी भी प्रकार से, उसमें जो विलायक हैं, विलायक के कणों का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे विलयनों को समपरासारी विलयन कहते हैं। और इनमें विलयन में, ऐसे विलयन में विलायक के कणों का प्रवाह नहीं होता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो विलयनों को जब किसी अर्धपारगम झिल्ली के मध्य रखा जाता है तो उन द्रवों या उन विलयनों में जब विलायक के कणों का प्रवाह ना हो तो ऐसी स्थिति को समपरासारी विलयन कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास उदाहरण है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी ब्लड की सेल्स हैं, अगर उनको हम 0.16 मोलर सांद्रता वाले नमक के विलयन में रखते हैं तो लाल रुधिर कणिकाओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो विलयन है 0.16 मोलर सांद्रता का नमक का विलयन और रुधिर कणिकाएं हैं वो एक दूसरे से समान परासरण दाब रख रही हैं, इसलिए लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जबकि अगर हम समान ताप पर दो विलयनों को रखते हैं और एक का परासरण दाब अधिक होता है जबकि दूसरे का परासरण दाब कम होता है तो अधिक परासरण वाले दाब वाले विलयन को अतिपरासारी विलयन, जबकि कम परासरण दाब वाले विलयन को अल्प परासारी विलयन कहते हैं। जैसे आप यहां पर चित्र सबसे पहले देखिए कि अगर मान लिया किशमिश को जल में डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो किशमिश जो है फूल जाती है, क्योंकि परासरण की क्रिया द्वारा जल के जो अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर चले जाते हैं। आप पहला चित्र देख रहे हैं कि कोशिका फूल चुकी है। जबकि अंगूर को अगर हम नमक के सांद्र विलयन में डाल दें तो वो सिकुड़ जाता है। आप देख रहे हैं कि बगल वाले चित्र में अंगूर जो है सिकुड़ गया है। क्यों? क्योंकि परासरण की क्रिया द्वारा जल के जो अणु होते हैं वो अंगूर से NaCl की ओर निकल जाते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता जो है हमारी, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। जबकि तीसरा उदाहरण जो है वो समपरासारी विलयन का है। मैंने अभी बताया कि जब लाल रुधिर कणिकाओं को 0.16 मोलर सांद्रता वाले नमक के विलयन में डालते हैं तो उन रुधिर कणिकाओं के आकार में या रुधिर कणिकाओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो नमक का विलयन होता है और रुधिर कणिकाओं के अंदर भरा हुआ जैव द्रव्य होता है, दोनों का परासरण दाब समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिपरासरण क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? तो आप जानते हैं कि जब आप परासरण के बारे में क्या जानते हैं, परासरण हमेशा अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब विलायक के कणों का प्रवाह होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और प्रतिपरासरण में इसका ठीक उल्टा है कि जब अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होता है तो यह प्रक्रिया प्रतिपरासरण कहलाती है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहां किया जा रहा है? तो आधुनिक समय में इसका उपयोग रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का प्रयोग जल शोधन में करते हैं। हमारे घर में जो पानी इस्तेमाल होता है या जो भी पानी की बोतलें आती हैं बाजार में बिकने आती हैं या शादी बारात में जो भी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है, जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह किया जाता है अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से। अब परासरण दाब जो आपने अभी पढ़ा, परासरण दाब के जो वान ठाफ के नियम थे वो कहां पर लागू नहीं होते, उनकी सीमाएं क्या हैं? तो सबसे पहली सीमा तो ये है कि ऐसे विलयन जिनमें विलेय और विलायक
जब घोले जाएं तो उनमें वियोजन या संगुणन की प्रक्रिया होने लगे तो उस अवस्था पर यहां पर परासरण दाब के नियम लागू नहीं होते। इसी तरह वाष्पशील विलेय की उपस्थिति में ये नियम लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब वाष्पशील विलेय है तो कुछ समय बाद वो वाष्पित हो जाएगा, यानी विलयन में विलेय के कण बचेंगे नहीं, यानी अणुसंख्य गुण के नियम का पालन होगा नहीं, इसलिए परासरण दाब का नियम भी पालित नहीं होगा। तीसरा है कि जब विलयन अधिक सांद्र हो। क्यों? क्योंकि ये तनु विलयनों पर लागू होने वाली प्रक्रिया, आपने राउल्ट का नियम भी पढ़ा कि वो तनु विलयनों पर लागू होता है। उसी प्रकार परासरण दाब के नियम भी तनु विलयनों पर लागू होते हैं, सांद्र विलयनों पर ये लागू नहीं होते। और चौथी बात है कि विलेय अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है तब भी परासरण दाब के नियम लागू नहीं होंगे। चलते हैं वान हाफ सिद्धांत के आधार पर आंकिक प्रश्नों की बात करते हैं। तो ये जो मैं अभी स्लाइड ला रहा हूं इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर के आंसर में उसके बारे है। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस यानी ताप जो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में बनाने के लिए 27 + 273 करेंगे। पर यूरिया यानी NH2CO NH2 इसका अणुभार निकालेंगे तो 60 आएगा। के m/10 यानी डेसी मोलर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो S दिया है आपको, सांद्रता आपको यहां पर दी हुई है, अब आपको विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो ये फार्मूले पर रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि सांद्रता यहां पर दी है तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आयतन न देकर सांद्रता दी है। इसी तरह 24 डिग्री सेल्सियस ताप पर शक्कर के विलयन का परासरण दाब आपको दिया हुआ है। शक्कर यानी चीनी C12H22O11 अणुसूत्र है, इससे आप निकाल लेंगे उसका अणुभार। इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, यहां कंसंट्रेशन C पूछा गया है। इसी तरह 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% W/V यानी भार बटे आयतन 5% दिया हुआ है। जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें, 2023 में पूछा गया है ये। इसी तरह अगला सवाल है जिसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन जिसका मोलर द्रव्यमान प्रोटीन का द्रव्यमान दिया हुआ है, 300 केल्विन यहाँ ताप सीधे दिया हुआ है। इस विलयन का परासरण दाब पाई ज्ञात कीजिए। आयतन आपका दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसी हिसाब से आपको उसको लगाना। अगर कोई समस्या है इन प्रश्नों में तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछिए, हम एक एक सवाल का अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। अगर कोई समस्या है लास्ट में तो आप हमसे पूछिए, नहीं लगते हैं तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पेपर में आए हैं। देखो 2020 WF उसमें आया है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोला गया, विलयन पाई ज्ञात कीजिए यानी परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल लगातार बोर्ड में पूछे गए हैं और इनके लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। जैसे एक विलयन है 45 डिग्री सेल्सियस 45 ग्राम प्रति लीटर, सांद्रता दी है कि घोल का 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन का स्थिरांक बताइए। यदि मास यानी उसका जो द्रव्यमान है 342 हो, 2019 KF सेट में पूछा गया है। तो ये जो सवाल हैं इनको एक एक करके लगाइए, और अगर नहीं लग रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मुझसे पूछिए, इसमें कोई संकोच न करिए। आप हमको कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमें सवाल नहीं आए सर, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। अब कौन से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में, जैसे परासरण और विसरण में अंतर 2017, 2020, 2022 में आया, पीछे लिया गया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी तरह प्रतिपरासरण से आप क्या समझते हैं, लगातार 2019, 20, 22 और 23 में पूछा गया है, इसका आप पीछे स्क्रीनशॉट वीडियो में ले सकते हैं। इसी तरह विलयन के मोलर द्रव्यमान तथा परासरण दाब के मध्य संबंध यानी M और परासरण दाब पाई के बीच में संबंध, तो उसके बारे में मैंने बताया पाई V = W/MST। ये भी आपको फार्मूला पीछे दिया गया है, वहां जाके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2016, 17, 22 में आया, इसके सवाल भी लगते हैं। इसी तरह परासरण की जैविक उपयोगिता के बारे में बताइए। तो जो परासरण की प्रक्रिया है वो हमारे शरीर में रक्त के संचार में किडनी परासरण की प्रक्रिया द्वारा ही जो है वो छानती है रक्त को, रक्त का शोधन होता है। उसी तरीके से जो कोशिकाओं में प्रवाह होता है जैव द्रव्य का, वो भी परासरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो पौधे जमीन से पानी को उठाते हैं वो भी परासरण की प्रक्रिया से होता है। जो पौधों के हरित लवक
यानी पत्तियों में जो स्टोमेटा पाया जाता है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी जो छिद्र होते हैं पत्तियों में जहां पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे सूक्ष्म छिद्र, तो उनका खुलना और बंद होना भी परासरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो कई सारे जैविक उपयोग हैं परासरण के। इसी तरह एक कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली का उदाहरण दीजिए। तो पीछे आपका बाई फार्मूला सहित आपको बताया गया है कि कॉपर फेरोसाइनाइड या कैल्शियम फास्फेट कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती हैं, और जिसमें सबसे उत्तम जो है वो कॉपर फेरोसाइनाइड है। क्यों? क्योंकि वो 150 वायुमंडल दाब तक अपने को मतलब दाब को वो सह सकता है, उसके अंदर क्षमता होती है। इसी तरह अल्प परासारी विलयन, अति परासारी विलयन और सम परासारी विलयनों के बारे में भी बताया गया, 2018 और 23 में आया है। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। ज़्यादा समय आपका हमने नहीं लिया, लेकिन उम्मीद है कि आप लास्ट तक देखे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हम कम से कम ज़्यादा कुछ ना करके तो इतना तो अप्रिसिएशन कर ही सकते हैं कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी हो सके जितने भी लोगों तक इसे पहुंचा सकें, जिससे आपका और आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।